हाल ही में भारत सरकार द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि दुर्लभ संसाधनों की एक सूची जारी की गई है। इस सूची में मुख्य तौर पर उन संसाधनों को शामिल किया गया है जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी साबित हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि IAS की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दुर्लभ संसाधन कौन से होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जब इन मिनरल्स की सूची तैयार की गई थी तो इस संबंध में किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया, उस प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस रिपोर्ट में और किस तरह के सुझाव दिए गए हैं, उन सुझावों को भी समझेंगे। भारत में इस पूरे विषय को लेकर किस तरह के प्रयास किए गए हैं, उन प्रयासों पर भी बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी चर्चा करेंगे। सवाल जो होगा वो मेंस का होगा और आप इसका सवाल का जवाब 250 शब्दों में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे खनिज संसाधन और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले दुर्लभ खनिज क्या होते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो दुर्लभ खनिजों का मतलब ऐसे खनिजों से होता है जो कि देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दो एलिमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला एलिमेंट है आर्थिक विकास और दूसरा एलिमेंट है राष्ट्रीय सुरक्षा। तो इन चीज़ों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट खनिज हैं उन खनिजों को हम क्रिटिकल मिनरल्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर यह भी कहा जाता है कि यदि इन संसाधनों की, इन खनिजों की जो आपूर्ति है, यदि वो आपूर्ति प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में मुख्य तौर पर देश में जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है दूसरी चीज़ों की, वो बाधित हो सकती है और इस सप्लाई चेन में बाधा की वजह से हमारे देश का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। तो इसी वजह से क्रिटिकल मिनरल्स को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स के उदाहरणों की बात करें तो इसमें आप लिथियम को शामिल कर सकते हैं, इसमें आप ग्रेफाइट को शामिल कर सकते हैं, कोबाल्ट हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो इस तरह के जो तमाम खनिज हैं उन खनिजों को क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। और ये जो तमाम मिनरल्स हैं, ये जो तमाम खनिज हैं, ये खनिज बहुत सारे क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे इन खनिजों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, दूरसंचार में होता है, कम्युनिकेशन में किया जाता है, परिवहन क्षेत्र में किया जाता है, ई-व्हीकल्स बनाने के लिए किया जाता है। इसी तरह के खनिजों का इस्तेमाल रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, डिफेंस सेक्टर में किया जाता है। तो ज़ाहिर तौर पर इन तमाम उपयोगों की वजह से, इन तमाम एप्लीकेशंस की वजह से ये कहा जा सकता है कि ये संसाधन किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है उस रिपोर्ट में क्रिटिकल मिनरल्स को किस तरह से डिफाइन किया गया है, उस डेफिनेशन को भी जान लेते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिटिकल मिनरल्स मुख्य तौर पर ऐसे संसाधन हो सकते हैं, ऐसे खनिज हो सकते हैं जिनकी यदि आपूर्ति में कमी आती है, यानी कि यदि जिनकी सप्लाई में कमी आती है तो सप्लाई में कमी की वजह से हमें अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर सबसे विशेष बात यह है कि जो डेफिनेशन पर हमने बात की है, जिस डेफिनेशन को हमने समझा, ये डेफिनेशन जो है वो अमेरिका से ली गई है। तो मुख्य तौर पर हमने अमेरिका की डेफिनेशन पर भी बात कर ली है, लेकिन एक डेफिनेशन इस संबंध में और इम्पॉर्टेंट है जिसको भी इस रिपोर्ट में इस्तेमाल किया गया है। वो डेफिनेशन है यूरोपीय संघ की डेफिनेशन। अब यूरोपीय संघ की जो डेफिनेशन है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, उस डेफिनेशन में दो जो कंपोनेंट हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है आपूर्ति जोखिम। आपूर्ति जोखिम का मतलब ये है कि यदि कोई जो खनिज है, यदि कोई जो मिनरल है, यदि उस मिनरल की जो आपूर्ति है वो कम हो जाती है, आपूर्ति यदि बाधित हो जाती है तो ऐसे में किस तरह की जोखिम पैदा हो सकते हैं, किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्हीं खतरों को लेकर, उन्हीं खतरों को एक कंपोनेंट माना जाता है। और दूसरा जो कंपोनेंट है वो आर्थिक महत्व को लेकर है कि कोई जो संसाधन है, कोई जो खनिज है, इकोनॉमिकल आधार पर वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए। तो वो भी एक कंपोनेंट होता है। तो हमने दो कंपोनेंट्स पर बात कर ली, हमने क्रिटिकल मिनरल्स को डिफाइन करने की कोशिश कर ली। अब आगे बढ़ते हैं और भारत सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उस रिपोर्ट को तैयार करने में किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया गया है,
उस प्रक्रिया पर भी बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में 3 स्टेप प्रोसेस का इस्तेमाल हुआ है। एक 3 चरण की प्रक्रिया रही है। उन तीनों चरणों पर बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला चरण था, जो फर्स्ट प्रोसेस था, उस पहले चरण के तहत मुख्य तौर पर दुनिया के जो तमाम विकसित देश हैं, खासतौर पर वो देश जहां पर इस तरह के मिनरल्स को लेकर, इस तरह के खनिजों को लेकर बहुत बेहतर काम किया गया है, ऐसे देशों में जो जो प्रक्रिया अपनाई गई है मिनरल्स को लेकर, उस प्रक्रिया का पहले चरण में विश्लेषण किया गया था। तो इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, जैसे अमेरिका शामिल था, यूके शामिल था, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे देश इस पूरी प्रक्रिया में शामिल थे और इन देशों का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सबसे पहले एनालाइज किया गया था। और इस एनालिसिस के प्रोसेस में, इस पहले स्टेप में मुख्य तौर पर 69 एलिमेंट्स की पहचान की गई थी, उनको आइडेंटिफाई किया गया था। और ये जो 69 एलिमेंट्स थे, ये सभी के सभी एलिमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कर चुके थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में इन 69 एलिमेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद आता है दूसरा चरण। अब दूसरे चरण के तहत मुख्य तौर पर एक अंतर मंत्रालयी परामर्श किया गया, यानी कि भारत में जो तमाम मिनिस्ट्रीज हैं इस पूरे विषय से जुड़ी हुई, उन तमाम मिनिस्ट्रीज के साथ एक बैठक की गई। बैठक में विचार विमर्श किया गया। ये जो बैठक थी, इस बैठक में बहुत सारी मिनिस्ट्री शामिल थी, जैसे इसमें विद्युत मिनिस्ट्री शामिल थी, इसमें परमाणु ऊर्जा मंत्रालय शामिल था, इसमें नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय शामिल था, इसमें उर्वरक विभाग शामिल था, फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट शामिल था, इसमें डीएसटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी शामिल था, इसमें फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री शामिल थी। तो इन तमाम मंत्रालयों को मिलाकर एक बैठक की जाती है। अब इस बैठक का एजेंडा क्या था? तो इस बैठक का एजेंडा यही था कि मुख्य तौर पर ये चर्चा की जा सके कि किस विभाग और किस मंत्रालय को किस तरह के संसाधन की जरूरत है, किस तरह के संसाधन की आवश्यकता है। यानी कि उन संसाधनों की पहचान की गई, उन खनिजों की पहचान की गई जो कि भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे उर्वरक विभाग हो गया, उर्वरक विभाग में जो उर्वरक, जो फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो खनिज इस्तेमाल होते हैं, उसने उसकी सिफारिश दी, उसका नाम आगे बढ़ाया। इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसने उस तरह के खनिजों का नाम आगे बढ़ाया जो कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। तो सभी विभागों ने, सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र विशेष से जुड़े संसाधनों का नाम आगे बढ़ाया। तो ये दूसरा चरण हुआ। इसके बाद बारी आती है तीसरे चरण की। और तीसरे चरण के तहत मुख्य तौर पर ये एक सूची तैयार करने के लिए, संसाधनों का चयन करने के लिए, खनिजों को सेलेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाता है, एक सूत्र विकसित किया जाता है। और इस सूत्र को विकसित करते समय मुख्य तौर पर यूरोपीय संघ की जो डेफिनेशन थी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, उस डेफिनेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और हमने पहले ही बात की थी कि उस डेफिनेशन में 2 कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला कंपोनेंट था आर्थिक महत्व और दूसरा कंपोनेंट आपूर्ति जोखिम। और इन्हीं दोनों कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए एक डेफिनेशन तैयार की गई, एक फॉर्मूला तैयार किया गया। और बाद में इसी फॉर्मूले के आधार पर भारत के लिए जो 30 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं, उन मिनरल्स की पहचान की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी साबित हो सकते हैं। अब कौन कौन से मिनरल शामिल हैं इसमें, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो कुछ मिनरल्स का अगर नाम लें तो इसमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्फ, कॉपर, टीन और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट शामिल हैं, जैसे टाइटेनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, वेनेडियम हो गया, कैंडियम हो गया। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो इस एलिमेंट्स जो हैं वो इस सूची में शामिल किए गए हैं। तो ये प्रोसेस की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिपोर्ट में इन 30 एलिमेंट्स के अलावा और किस तरह के सुझाव दिए गए हैं। तो भारत सरकार ने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट में मुख्य तौर पर एक सुझाव ये भी दिया गया है कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है CSIRO। अब ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन न केवल ऑस्ट्रेलिया का बल्कि दुनिया का क्रिटिकल मिनरल्स पर काम करने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर भारत में भी इस तरह का एक नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया जा सकता है या फिर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जा सकता है, जो कि जिसका प्राथमिक कार्य यही होगा कि भारत में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन मिनरल्स की पहचान की जाए, उन मिनरल्स के विकास पर जोर दिया जाए। तो ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन होगा ये खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत काम करेगा, उसके एक विंग के तौर पर काम करेगा।
अब इसका काम क्या होगा, इसका वर्क क्या होगा? तो इसका प्राथमिक कार्य यही होगा कि सबसे पहले भारत में जो दुर्लभ खनिज हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उन खनिजों की पहचान की जाए, उनकी एक सूची तैयार की जाए और सूची तैयार करने के बाद उस सूची को भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर अपडेट भी किया जाए। ये तो पहला काम हुआ। दूसरा काम होगा कि भारत में जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनकी जो मूल्य श्रृंखला है, उनकी जो सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि इनकी सप्लाई को बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जो कि देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तीसरा काम इनका ये होगा कि भारत में जो दुर्लभ खनिज हैं या फिर दूसरे तरह के खनिज हैं, उन खनिजों की खोज की जाए और ऐसे संभावित भौगोलिक एरियाज की पहचान की जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए जहां पर इस तरह के खनिज मौजूद हो सकते हैं। तो ये तो इस पूरी रिपोर्ट में एक अन्य सुझाव की बात हुई। अब अंत में भारत में इससे जुड़े जो तमाम प्रयास हैं, उन प्रयासों पर भी बात कर लेते हैं। इन प्रयासों पर बात करें तो आपको याद होगा कि बीते दिनों भारत सरकार द्वारा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी का गठन किया गया था। अब ये जो कंपनी है, इस कंपनी में मुख्य तौर पर भारत की तीन जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं, जो सार्वजनिक उद्यम है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनकी हिस्सेदारी मौजूद है। तो इस वजह से ये जो कंपनी है, ये भारत सरकार की है। और इस कंपनी का काम क्या है? तो इस कंपनी का काम ये है कि दुनिया भर के जो तमाम देश हैं, उन देशों में जो महत्वपूर्ण खनिज मौजूद हैं, महत्वपूर्ण खनिज मतलब यानी कि दुर्लभ खनिज, क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया और इस तरह के जो दूसरे संसाधन हैं, इस संसाधनों की खोज की जाए और इन संसाधनों का अधिग्रहण किया जाए, उनको भारत में लाने का प्रयास किया जाए, ताकि भारत में जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं वो इन मिनरल्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा इसका काम एक ये भी है कि इन मिनरल्स को भारत में लाने में जो एक सप्लाई चेन बनी हुई है, अगर उस सप्लाई चेन में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को दूर करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी भी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को दी गई है। तो ये तो पहले प्रयास की बात हुई। इसके अलावा दूसरा प्रयास ये रहा है कि हाल ही में भारत सरकार के तमाम प्रयासों के बाद भारत को खनिज सुरक्षा साझेदारी में शामिल कर लिया गया है। अब ये क्या है? तो ये मुख्य तौर पर 14 देशों का एक साझेदारी संगठन है, जिसकी जो लीडरशिप है वो अमेरिका के हाथों में है। अब इस संगठन का काम क्या है? तो इस संगठन का प्राथमिक कार्य यही है कि भारत समेत दुनिया भर में जो खनिज आपूर्ति श्रृंखला है, जो सप्लाई चेन है मिनरल्स को लेकर, उस श्रृंखला में न केवल पब्लिक बल्कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ाया जा सके। जिससे होगा ये कि हमें आपूर्ति श्रृंखला में एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, एक विविधता देखने को मिलेगी और दुनिया भर की चीन पर जो निर्भरता है, उस निर्भरता को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। तो जाहिर तौर पर भारत के लिए ये जो पूरी साझेदारी है, ये बहुत ज़रूरी साबित होगी, क्योंकि भारत भी भविष्य में चलकर चीन पर भारत की ऊर्जा को लेकर जो ज़रूरतें हैं वो कम करना चाहता है। क्योंकि हमें कोविड-19 में देखने को मिला था कि दवाइयों को लेकर हमारी जो निर्भरता थी, खासतौर पर रॉ एलिमेंट्स को लेकर जो निर्भरता थी, उसकी वजह से चीन ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था। और इसी वजह से अब तमाम चीज़ों पर चीन पर जो निर्भरता है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश का हिस्सा है कि अब भारत इस साझेदारी में शामिल हुआ है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, भारत के प्रयासों की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो मेंस का है और आप 250 शब्दों में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि दुर्लभ खनिजों को लेकर भारत की नीति की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यानी आपको बताना है कि क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भारत सरकार की क्या पॉलिसी रही है, भारत सरकार का क्या रवैया रहा है। इसके अलावा ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी सप्लाई चेन में किस तरह के चैलेंजेस मौजूद हैं, आप इस विषय पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी है, उस कंपनी में भारत सरकार की कितने सोशल एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस की हिस्सेदारी शामिल है। ये तो हुई आज के विषय की बात। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।